नमस्कार, एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो आज पेपर कंडक्ट करवाया गया है, जल्दी से उसके हम आपके मार्क्स चेक करते हैं कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। मेरे पास सेक्शन ए का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको हम जल्दी से क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे मार्क्स कितने बनने वाले हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले तो इंग्लिश का सेक्शन है और ये ना इतना आसान आया हुआ है इंग्लिश का सेक्शन। ऐसे ही हवा बनाया जा रहा था कि बड़ा टफ आएगा, बिल्कुल ही आसान आया। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी मेरिट बनने वाली है, वो बिल्कुल ही हाई बनने वाली है। तो जल्दी से चेक करते हैं कि पहले का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो हमारे पास पहले का जो राइट आंसर आ रहा है, यू शुड नॉट डैश द रोस्ट। अब देखिए यहाँ पे मॉडल का ये आपका क्वेश्चन बना है। मॉडल के बाद हमें पता है कि कौन सी वर्ब लगाई जाती है, वी की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे ये वाला ऑप्शन आपका वी की सेकंड या थर्ड फॉर्म लग रही है। आईएनजी वाली फॉर्म भी बिल्कुल भी नहीं आएगी यहाँ पे। अज्यूमिस एस या ईएस भी हम कभी भी शुड के बाद नहीं लगाते हैं। तो यानी कि हमारे पास जो राइट आंसर बन रहा है वो है आपका ऑप्शन सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड बी ऑनेस्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में हमें क्या करना था, कन्वर्ट करना था। तो ये आपका क्या है, आपका एक प्रकार की एडवाइस है। तो सीधा ही मैं देखूंगा कि एडवाइस कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे आया है। तो हमारे पास जो आंसर बनना वो बनेगा बी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। यहाँ पे हमें एक्टिव टू पैसिव वॉइस में क्या करना था, कन्वर्ट करना था। तो देखिए जी, हमारे पास द थीफ जो होगा वो क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। सभी में सब्जेक्ट में लिखा गया है। अरेस्टेड आपकी वी की सेकंड फॉर्म होती है। अगर वी की सेकंड फॉर्म आई होती है तो इसका पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं हम, आपका वॉज के साथ बी की थ्री फॉर्म लगाते हैं। तो जी हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा ना, वो बनेगा हमारे पास सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। इनकरेक्ट देखना था, राइजेस लगा है, इन द ईस्ट बिल्कुल सही बना है। यस्टरडे ही गोज टू प्रेजेंट, देखो सॉरी, एवरीडे प्रेजेंट इंडेफिनिट को इशारा करता है, बिल्कुल सही बना है। दे आर गो टू मार्केट नाउ। अब देखो ना, आर के बाद गो लिखा है यहाँ पे, और दे आर गोइंग होता है, गोइंग टू द मार्केट होता है। तो जी हमारे पास जो गलत हुआ ना यहाँ पे सेंटेंसेस, वो था आपका ऑप्शन सी। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं, ही इज डैश प्लेयर इन आवर टीम। बिल्कुल जी, यहाँ पे अगर टाइम मेंशन कर रखा होगा ना, तो हम कभी भी आपका आर्टिकल अ यूज नहीं करते हैं। हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आपका आर्टिकल द यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, हमारे पास द बनेगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी हैज ओनली अ डैश टाइम लेफ्ट बिफोर। अब टाइम दे रखा है, आगे टाइम क्या होता है हमारे पास, क्या इसे मात्रा में हम देखते हैं, नहीं, कभी भी मात्रा में नहीं देखेंगे। तो मोर भी नहीं होगा। अब देखिए ना, मैनी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। फ्यू होता है, क्योंकि लेफ्ट बचा, कुछ समय तो बचा होगा ना, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे फ्यू। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस बुक इज माइन वट दैट वन इज। अब यहाँ पे ना मुझे ना क्या चाहिए था, यहाँ पे प्रोनाउन की जरूरत है, बट मुझे प्रोनाउन कौन सा चाहिए, यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन चाहिए। तो देखिए जी, यहाँ पे पोसेसिव आपका प्रोनाउन कौन सा दे रखा है, पोसेसिव में आपका, तो मेरे पास एक ही दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सी। तो मेरे पास जो आंसर बना वो है आपका सी बनेगा इसका आंसर। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हमें पुट करना है कि क्या बनेगा। तो देखिए जी, यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि शेल लगा है। अब शेल के बाद हमें क्या लगाना है, यहाँ पे कोई वर्ब पुट करनी है, या तो कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसे मैं पुट कर दूं, बट मुझे कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दिख रही है। इसका मतलब है कि ये आपका बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म भी हो सकती है वहाँ पे, या कॉन्टिन्यूस में फ्यूचर के कौन। तो आईएनजी वाली तो दिख रही है, बट साथ में बी नहीं दिख रहा है मुझे, तो यानी कि बी ऑप्शन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए ना, शैल के बाद एक और भी लगता है, विल हैव तथा शैल हैव हम यूज करते हैं, बट वहाँ पे ना हम हैज यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं हम आपका हैव यूज करते हैं, और उसके बाद बी थ्री लगाते हैं। तो मेरे पास जो ना आंसर बना वो बना आपका डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ वाला, शी सैड कॉमा इन्वर्टर कॉमा स्टार डू यू लाइक आइसक्रीम। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना था, कन्वर्ट करना था। जैसे ही हमने क्वेश्चन मार्क देखा, मैंने बोला क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, इफ होता है, इफ होता है। तो मेरे पास ना ऑप्शन जो सी था ना, वो क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए जी, किसी ने बिल्कुल ठीक किया था कि ये आपने क्या किया था, गलत किया था। अब दूसरा ये था कि मुझे ना सैड 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 सभी जगह दिख रहा है, बिल्कुल जी। अब ना सैड की जगह पे ना हम एक और वर्ड यूज करते हैं, आस्क्ड। तो यानी कि मेरा पास जो फर्स्ट ऑप्शन था ना, वो भी क्या हो गया, यहाँ से खत्म हो गया। दो ऑप्शन खत्म हो गए, मैंने सैड देखा था और एक मेरा का क्या देखा था, मैंने कंजक्शन देखा, इन दोनों से खत्म। अब दूसरी बात थी कि टेंस पहचानना था। तो डू लगा था, लाइक लगा है, तो हम यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे, यहाँ पे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में करते हैं, तो पास्ट के इंडेफिनेट में। तो पास्ट के इंडेफिनेट में लगती है वी की सेकंड फॉर्म लगती है। तो मेरे पास जो ऑप्शन बना वो बना वी। यहाँ पे वी सेकंड लगी है, ऊपर आपके इस डी वाले में नहीं लगी है। ठीक है जी, इस तरीके से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए जी, जिसका भी ये सही होगा तो वो ध्यान रखेंगे, अपना स्कोर भी साथ साथ में क्या करना है, अपने चेक करते चलना है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार, मे गॉड ब्लेस यू।
फिर हमें यहाँ पर भी अब देखो ना 2-3 क्वेश्चन आ गए। मैं कई बार बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो ये आपकी क्या है, आपका एक प्रकार की मॉडल से बना है, मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए हमने सैड को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रेड में आगे लगा देते हैं दैट। तो देखिए बाकी किसी में भी नहीं यूज हुआ है। चलो आप बोलते हैं कि चलो विश्ड भी आ सकता था ना, बिल्कुल सही, दैट लगा इसके बाद। बट ना मैं माइट यूज करता, मे का क्या बनता है, पास्ट में माइट बनता है जबकि कुड नहीं बनता। तो मेरे पास ना ये जो ऑप्शन था ना वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरे पास जो राइट आंसर बनेगा वो था ए। चलिए जी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक्टिव पैसिव वॉइस का, ओपन द डोर। तो इसमें ना आपका ध्यान में रखना होता है कि ये होते हैं आपके, जब हमें ना सब्जेक्ट ना दिया हो तो उसे दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ओपन द डोर, जैसे हम बोलते हैं ना यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, तब तो हम सेम वैसे का वैसा लिखते हैं। बट हमें इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेट द डोर बी ओपनड। तो यानी कि बी इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे। फिर से आपका एक्टिव टू पैसिव बाय, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला था और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन से बन गए हैं आपके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड आपके एक्टिव पैसिव वॉइस से। मस्ट लगा है, मस्ट को तो मुझे एक्टिव पैसिव वॉइस में पता है कि मस्ट का मस्ट ही रहता है, बट एक और वर्ड लगाते हैं क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होती है, बी की थ्री लगाई जाती है। तो जहाँ पर भी मस्ट लगा होना वो तो मुझे चेक करना था कि एक में ही लगा था, मैं इसी को देख के क्या लगा लेता, अपना आंसर लगा लेता कि ओ ए आंसर था। और इसके बाद लगती है बी और बी के बाद लगती है बी की थ्री फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। इनकरेक्ट ढूंढना था यहाँ पे। तो देखिए सीधा दिख रहा है मुझे कि दे के साथ क्या लगा है, वॉज लगा है, कभी भी नहीं लगता है। तो सीधा राइट आंसर आपका बन गया बी। वुड यू लाइक शुगर, शुगर के साथ में मैं फ्यू यूज तो नहीं करूंगा, एनी भी यूज नहीं करूंगा। चलो जी बिल्कुल सही किए हैं। अब ना शुगर चाहिए, मच ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, मतलब मैं बोलूँगा कुछ चाहिए, सम। तो ये आएगा आपका सम, इधर राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th, दे डैश अ न्यू कार लास्ट वीक। मैंने ना एक कीवर्ड पढ़ाए थे और कीवर्ड के अंदर ना आपका लास्ट वीक आया है। लास्ट वीक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं आपका, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये भी आंसर नहीं बनेगा। आईएनजी के साथ ना मुझे ना कुछ पीछे हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, तो ये भी नहीं बना। तो हमारे पास क्या बना, सी बना। वाई से बनती है वॉट, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। हाउ टू डिसाइडेड कि ये वर्ब की सेकंड ही होगी। तो यानी कि सेकंड के लिए हमें पता होता है कि पीछे आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज एन डैश बुक। अब देखिए ना एन के बाद ना यहाँ पे तो इतना पता है कि मुझे क्या आने वाला है, एडजेक्टिव आने वाला है। ठीक है जी, एडजेक्टिव आएगा, ये तो एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। एक एडजेक्टिव में ना एल वाई लग जाता है ना तो वो तो एडवर्ब होता है। तो जो बचा ना हमारे पास वो बचा इंटरेस्टिंग। आप बोलेंगे कि ये वर्ब है, नहीं ये बेटा वर्ब नहीं है, ये आपका पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल मतलब क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि इंटरेस्टिंग बुक, जैसे डाइनिंग टेबल पढ़ा था ना, डाइनिंग, तो टेबल की विशेषता बता रहा है हमारे पास डाइनिंग। ठीक है, वैसे तो वैसे इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव के तरीके से यूज हुआ है, पार्टिसिपल के अंदर से बना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, ताकि ये सेंटेंसेस क्या हो जाए, आपका कंप्लीटेड हो। अब देखिए जैसे ही मैंने बोला वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आगे हमें क्या करना है, पुट करना है। तो देखिए जी हम पुट करेंगे दैट। दैट के बाद देखो यहाँ पे लगा है वुड, तो बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बनेगा, दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब, यही बनेगा। आर यू के साथ आर तो लगेगा, कमेटी में आपका डबल टी आएगा, नहीं बनेगा। अलाउंस भी गलत लिखा है, एक्वेरेंस भी गलत लिखा है यहाँ पे। तो यानी कि आसान था बिल्कुल, एक्यूरेसी हमें पता होता है कि कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। और नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंसेज अमंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट करना है। देखिए जी, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंसेज ढूंढना है। तो देखिए जी हमें सिंस पता है कि सिंस नहीं लगता है आपका ऐसे, तो यह हो भी सकता है। बट यहाँ पे पीछे देखा एम के साथ तो नहीं लगता है। सिंस और फॉर के लिए बस एक ही कंडीशन होती है, या तो वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए या तो परफेक्ट होना चाहिए। तो ये मुझे ना परफेक्ट में दिख रहा है, एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये आपका। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर, राइजिंग प्राइसेस आर डैश यूनिवर्सल फिनोमिनन। अब देखिए यहाँ पे ना आपका क्या पुट किया जाएगा, तो यूनिवर्सल में ना मुझे साउंड आ रही है आपकी कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट है आपका अ। ठीक है जी, अ के साथ हम लगाते हैं, एन नहीं लगाएंगे यहाँ पे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 20 में देख लीजिएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, 20 में मार्क्स देख लीजिएगा और स्पेशली इंग्लिश के अंदर ना आपने मुझे बताना है कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गुड़ ही रहे, चेले शक्कर हो गए। तो जी इसमें क्या बनेगा, बिल्कुल आसान है, गुरु ना चेले से भी आगे बढ़ गए हैं, तो ये आपका इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका,
मुझे सांप से बहुत डर लगता है, इसमें डर क्या था? तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूँ, वाक्य में मुख्य क्रिया क्या होगी? तो देखिए जी, इसमें ना बड़ी कन्फ्यूजिंग सी ऐसी थी कि जाकर आएगा या पढ़ आएगा। दो इनमें तो आप पहुंच चुके होंगे कि इसमें दोनों में से कोई एक आंसर था। बट इसमें ना आपका जो पीछे वाला आ रहा है ना, ये तो आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। जाकर क्या रहेगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि पहले मैं जाऊंगा, जाकर ही क्या करूंगा? मुख्य क्रिया क्या आ रही है इसमें? पढ़ने की आ रही है। तो पढ़ना आपका मुख्य क्रिया हुआ। एक तुम ही थे जिस पर मैं भरोसा, जैसे ही मैंने ही शब्द देखा ना, मुझे पता चल गया कि ये आपका निपात है। बट कौन सा निपात है? आपका बलदायक, यानी कि जोर देकर हम क्या कर रहे हैं? किसी को बता रहे हैं। ये किस शब्द में संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है? संयुक्त स्वर होते हैं ए तथा ओ तथा औ होते हैं। तो देखिए ओ का यहाँ पे यूज हुआ है, मैं बोलूंगा यहाँ पर भी ओ का यूज हुआ है, ए का यहाँ पे यूज हुआ है ना, यहाँ पे नहीं हुआ है। संयुक्त स्वर होते हैं ए तथा ओ, तो इसमें नहीं हुआ है आपका। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26, मैं इस समय कुछ कहना सुनना नहीं चाहता, इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या होगी? तो देखिए जी, इसमें जो मुख्य क्रिया होगी, कहना सुनना तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये फिर से वही वाला आ गया ना आपका कि आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। यहाँ पे आपकी जो रहेगी मुख्य क्रिया वो है आपकी चाहना। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी शब्द का सही पर्यायवाची चुनिए। तो जी इसका ना बिल्कुल आसान है, नवचार सभी ने सही किया होगा आई थिंक। अगला था सही विलोम, तो ये तो बी बिल्कुल आसान था, यही होगा इसका विलोम। ठीक है जी। वो अपेक्षा करना, उपेक्षा। ठीक है, किसी से अपेक्षा रखना, किसी की उपेक्षा कर देना, यानी कि वो आएगा। तो ये तो मैंने कई बार बोला था एग्जाम्पल्स में भी, मैं कई बार सोना धतूरा गेहूं का यूज करता था। तो इसका तो राइट आंसर तो वैसे भी कंफर्म हो जाएगा कि कन की था। मोर नाचता है, देखो कई बार हमने पढ़ा था ये वाला एग्जाम्पल, फिर भी रिपीटेड हुआ है। मोर नाचता है, मैंने बोला था कि यह कर्मक क्रिया होती है। क्या नाचता है? किसको नाचता है? तो इसका राइट आंसर नहीं मिल रहा है, तो उनमें आपकी क्रियाएं क्या होती हैं? कर्मक होती है। ठीक है जी। चलिए जी, अगर ना यहाँ पे पूछता ना जैसे कि श्याम मोर को नचाता है, तो किसको नचाता है? मोर को, तब ये कर्मक बन जाती। ठीक है जी, जो चीजें अपने आप होती हैं वो आपकी कर्मक ही होती हैं। अपने पाँव पर खड़े होना बिल्कुल आसान बना है आपका, ये तो आत्मनिर्भर होना। ठीक है जी। हाथ कंगन को अरसी किया, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ये भी ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कशन किया था क्लास के अंदर। तो यानी कि प्रत्यक्ष को ना प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की लघुतम इकाई चुनिए। तो भाषा की ना सबसे लघुतम इकाई क्या होती है? तो वो होती है वर्ण। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखिएगा। चांद का एक अर्थी शब्द चुनिए, चांद का क्या होगा? आपका मयंक होगा। जी चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो शब्द लिंग वचन काल या पुरुष में परिवर्तित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तो हम आपका अव्यय कहते हैं, यानी कि अविकारी शब्द कहते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि हिंदी में स्वर हैं कितने हैं? हिंदी में स्वर 11 होते हैं। बिल्कुल आसान बने हैं। समुच्चय बोधक कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है जी, 2 होते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हार मान लेना, कहाँ गया? हार मान लेना के लिए कौन सा मुहावरा होगा? तो जी घुटने टेक देना, भक्त की तो कोई सेंस ही नहीं दे रहे हैं। निम्नलिखित में से विशेषण, चलिए जी विशेषण था इसमें आपका मूर्धन्य विशेषण होगा इसमें। सोना चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखिए ये सोना चांदी में बताया गया है कि किस प्रकार की संज्ञा होगी, तो जल्दी से इसमें क्या होगा? तो जी इसका जो राइट आंसर बनेगा ना वो तो बनेगा आपका आपका वो है द्रव्य वाचक संज्ञा। तो जल्दी से ना हिंदी में भी मुझे बताइएगा कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है जी, हिंदी में मुझे बताइएगा कितने मार्क्स बने आउट ऑफ 20 में। ठीक है जी, तो ये आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन था ना, ये तो हमने अच्छे से पढ़ी थी सारी चीज़ें। और मैं तो बोलूँगा बिल्कुल ही आसान आया है हिंदी में भी ना कोई, मैं तो बोलूँगा हिंदी में तो 20/20 आ जाएंगे। इंग्लिश में भी 20/20 ही आने वाला पोर्शन था सारा का सारा। तो उसमें भी कोई इशू नहीं है कि आपके 20 में से 20 ना आए। एक बार फिर भी चेक कीजिएगा। अच्छा ये था आपका 41 से आपके एज अ मैथमेटिक्स का, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो मैं इसके आपको पीडीएफ भी साथ में दे दूंगा, ताकि आपको ना एश्योरिटी हो जाए कि आपने क्वेश्चन कैसे किया था, तो मैं डाल दूंगा। तो जो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे का जो 41 का जो राइट आंसर था ना, वो क्या बनने वाला था? वो आपका था आपका राइट आंसर बी, 20 का राइट आंसर था 30। नेक्स्ट है 42, 42 का जो राइट आंसर था वो बनेगा आपका, ये आपका ना ब्लॉक से बना हुआ क्वेश्चन था। और 42 का जो राइट आंसर बनेगा ना वो बनेगा आपका 90 kg, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43 का। 43 का आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका 600 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 44। 44 के अंदर ना इसका जो बनेगा आपका राइट आंसर वो है आपका, यानी कि एक प्रकार का ना मीन से क्वेश्चन बना हुआ था। और मीन से ना इसका जो राइट आंसर बनेगा
44 का, और वो बनेगा आपका 34 का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 का ना जो राइट आंसर बनेगा वो है डी, यानी कि 17/21 है जी। किसी ने बिल्कुल सही निकाला है, 17/21। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 का जो राइट आंसर बनेगा ना वो बनेगा आपका बी, 20 का राइट आंसर रहेगा। और 47 का हम देखते हैं कि 47 का क्या आंसर रहेगा आपका, तो वो रहेगा आपका डी, 7/12। बिल्कुल सही निकाला है ये भी आपने आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 के बाद है हमारे पास 48, और 48 के अंदर हमारे पास आंसर आता है वी का, और वी है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है जी। इसके बाद है 49 का क्वेश्चन। 49 जो राइट आंसर बनेगा ना वो बनेगा ए, 49 का ए। और 50 के अंदर जो हमारे पास आंसर बनने वाला है ना वो है आपके पास बी, यानी कि 271 डिवाइड बाई 99,000। चलिए जी किसी ने निकाला तो है, बट आंसर पे बिल्कुल पहुंच चुके हैं कि आंसर निकालिए है। ठीक है जी, बिल्कुल सही निकाला है। चलिए जी 51 हम देखते हैं कि 51 का जो हमारे पास आंसर आता है वो है आपका ए, 4.0625 इसका आंसर है। 52 का जो हमारे पास आंसर बनेगा, 52 का है हमारे पास बी, 300 इसका राइट आंसर है। 53 का हम देख लेते हैं कि 53 का क्या रहेगा, तो 53 का हमारे पास बी आंसर इसका। 54 हमारे पास जो क्वेश्चन आया था 54, और 54 का हमारे पास आंसर रहेगा सी, 687.5। 55 का जो हमारे पास आंसर बनेगा वो है आपका बी, एज 12। एंड इसके बाद है हमारे पास 56 का, और 56 का हमारे पास आंसर रहेगा आपका वी, 56 का रहेगा बी, यानी कि आपका 50 डिग्री। ठीक है जी। तो 55 का मैंने बताया आपको 12 एंड 55 का बताया 12 एंड 56 का है आपका 50 डिग्री आंसर आया है इसका। और 57 का हमारे पास आंसर आया है 1.5, तो जिसका भी ये आया होगा तो वो बिल्कुल सही आंसर है। 58 का जो हमारे पास राइट आंसर रहेगा ना वो है आपका हमारे पास ए, यानी कि 4 इसका राइट आंसर है। और 59 का हमारे पास जो आंसर आया 220 आया है, 220, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 60 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका मैथमेटिक्स के अंदर, और यहाँ पे जो हमारे पास आंसर था वो था आपके पास बी, 20 का राइट आंसर है, 4.15 इसका राइट आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाती है रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर ना पहला ही क्वेश्चन था, और इसके अंदर ना आपका पास आएगा कि जो गलत निकला है वो है आपका 34, यहाँ पे गलत था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 62 का, और 62 के अंदर ना हमारे पास आता है हमारे पास बी, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका 1। ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 का है हमारे पास डी, इसका राइट आंसर बनेगा डी। इसके अंदर जो पुट होगा ना वो चीज़ें हमने बतानी थी, यहाँ पे क्या पुट किया जाने वाला था। और 64 का जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो है आपका पास बी, 20 का राइट आंसर होगा, चेक कीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपका ना ब्लड रिलेशन की से बना हुआ है, और ये इसका जो राइट आंसर रहेगा ना वो भी आपका बी है, यानी कि ब्रदर लगता है उसका। 66 है आपका, 66 के अंदर जो राइट आंसर है वो है आपका वेडनेसडे, तो ये आपका राइट आंसर है। और 67 के अंदर इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि कम से कम एटलीस्ट कितनी फिगर्स हैं इसमें, 10। चलिए जी नेक्स्ट है हमारे पास 68 का, और 68 का है हमारे पास राइट आंसर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 है हमारे पास, 69 का रहेगा हमारे पास सी, यानी कि शिक्षा विद्यार्थी से संबंधित, मेडिसिन रोगी से, तो शिक्षा किससे है आपका विद्यार्थी से। और 17 का जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास 64 निकला था, जिसका भी 64 बिल्कुल निकला है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ से ना हमारे पास जीके का पोर्शन स्टार्ट होता है, तो जीके भी आसानी था, ज़्यादा भी डिफिकल्ट जीके नहीं डाला गया था। तो पहले का जो राइट आंसर है, मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ने किया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारत के किस नगर में प्रथम जो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किया गया था उसकी पहचान करनी थी, तो ये था आपका अहमदाबाद में, बी ऑप्शन था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय ना ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में, यानी कि। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल्लू देश की कहानी के लिए ना लालचंद पार्थी है, कई बार हमने रिपीट किया था, ये पुस्तकों से पूछा है, और ये हिमाचल की पुस्तकों से बन गया है क्वेश्चन। चलिए जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो ये तो सभी को पता है, कई बार नरेंद्र मोदी जी ने करवाया था, तो 21 जून था, बहुत ही आसान है।
व्हाट डज द आईएमएफ, आईएमएफ की फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है जी, डी आंसर था इसका। और इसके बाद है 77 का, तो 77 में कुमारबाग झील थी, कुमारबाग झील थी हमारे पास मंडी के अंदर जी, इसका राइट आंसर था मंडी। हिमाचल प्रदेश का कौन सा झरना सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो इन सभी में ना अगर मैं हम देखेंगे ना कौन सा ऊंचाई पे रहेगा तो वो है हमारे पास कुंगती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन से महीने में मिंजर मेला लगता है? तो मिंजर मेला तो लगता है चंबा में, और ये लगता है आपके जुलाई के मंथ में। ठीक है जी, जुलाई के मंथ में रावी नदी के लिए, रावी नदी वहाँ पे मनाया जाता है मिंजर मेला ये। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अ, इंडियन पैनल कोड को स्थापित किया गया था, तो ये भारतीय न्याय संहिता है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता रहेगा बीएनएस, राइट आंसर इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से देश ने पुरुष एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024 जीती? तो भारत ने जीती है ये आपकी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। 82 है आपका, हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी का जो जल की मात्रा के संदर्भ में सबसे बड़ी नदी है? तो सबसे अच्छा मात्रा के यानी कि वॉल्यूम में पूछिए ना तो वो होगी आपकी चीना, अदरवाइज वो सतलुज भी हो सकता था अगर डायरेक्ट पूछता तो। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूनेस्को का जो आपका मुख्यालय है ना वो है आपका जेनेवा में, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ए। इसके बाद है आपका 80 नंबर 84, इसका जो राइट आंसर बनेगा ना वो है आपका आनंद मठ, कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? वो है आपका आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 85, 85 का आपके पूछा गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, किसको मिला गया है? तो ये आपको दिया गया है राम भद्राचार्य को दिया गया है। ये रिसेंटली क्वेश्चन है, 2023 से जो अवार्ड मिले थे ना ज्ञानपीठ पुरस्कार, वहाँ से क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है हमारे पास अपनी वास्तुकला और महंगे पुरस्कारों के लिए ना सामान खरीदने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी? तो ये राजधानी पूछी गई है ना, थोड़ा सा अलग से पूछी गई है, घुमा कर पूछी गई है। तो वैसे तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो है आपकी अबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि लीडरशिप पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य 2024 पुरस्कार से किया गया? तो वो था आपका नागालैंड। तो ये भी रिसेंटली क्वेश्चन बना है 2024 से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से ना कौन सा मठ स्पीति का सबसे बड़ा मठ है? तो मैं बोलता हूँ कि की मठ सबसे बड़ा है, और जो तांबो मठ है ना ये सबसे पुराना मठ है। ठीक है जी, 2 पॉइंट थे ध्यान में रखने वाले। अगला है कि ये भी अवार्ड से पूछा गया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है? तो जी ये आपका जो क्वेश्चन बना था ना, तो इसमें हमें बताना था कि कहाँ पे बनाई गई थी, तो वो थी आपकी बिलासपुर में स्थापित किया गया था उत्कृष्ट केंद्र। नेताजी सुभाष चंद्र जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है ना वो कहाँ पे स्थित है? पटियाला में, एजा पंजाब में। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमने जो 90 क्वेश्चन की जो आपके ये थे, यहाँ से आपने चेक करना है कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। बाकी आपने ऑफिशियल आंसर की का भी वेट करना है कि जब आपके एसबीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वहाँ से भी आपने एक बार चेक करना है, और ओवरव्यू आपने यहाँ से चेक कर लेना है कि आपके पास कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आई थिंक ये पेपर बिल्कुल ईजी था, तो यहाँ पे ना 80 मार्क्स आने के भी पूरे पूरे चांस है कि 80 मार्क्स भी किसी के आ जाएं। तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि जिनके भी ना 70 से ऊपर नंबर आए होंगे ना तो वो जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है जी।